हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है आपका फ्यूडलिज्म यानी कि सामंतवाद के ऊपर। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके हिस्ट्री में ये टॉपिक सभी के एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई चाहे आप सेमेस्टर वाइज किसी भी हिस्ट्री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ पर आपके एग्ज़ाम में फ्यूडलिज्म से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर किसी का एग्ज़ाम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है या फिर सब्जेक्टिव टाइप में भी होता है, ये वीडियो उन दोनों के लिए होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको फ्यूडलिज्म इन मेडिएवल यूरोप यानी कि आपके मध्यकालीन के समय पे यूरोप में जो सामंतवाद का जो पूरा स्ट्रक्चर कैसा था वो सब कुछ आज की क्लास में हम डिटेल में करने वाले हैं कि इनका उदय कैसे हुआ, फ्यूडलिज्म का मतलब क्या होता है और इसके कितने फेजेस कितने चरण में हमें इसको देखने को मिलता है, और साथ ही साथ आपके सामंतवाद का पतन यानी कि डिक्लाइन कैसे हुआ था। ये सब कुछ एक एक करके आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू या एसएसबी, इवनली आपके यूजीसी नेट में भी फ्यूडलिज्म से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो को पूरा अच्छे से देखना। आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आपको मेरे चैनल पे वीडियो हमेशा रात के 9:30 बजे देखने को मिलेगी, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि जब भी चैनल पे वीडियोस आए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं आपका फ्यूडलिज्म यानी कि सामंतवाद के ऊपर। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपके फ्यूडलिज्म जो है, आप चाहे बीए कर रहे हो, चाहे आप मास्टर कर रहे हो, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप सीयूईटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, हर एक एग्ज़ाम में फ्यूडलिज्म से क्वेश्चन 100% आता है। चाहे आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, हर एग्ज़ाम में फ्यूडलिज्म क्या होता है सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इवनली ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के बेस पर मैंने ये आज की क्लास पूरी अच्छी खासी तरीके से प्रिपेयर की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं फ्यूडलिज्म सामंतवाद होता क्या है। बहुत से लोगों को इस पर डाउट होता है, तो आज की इस एक ही वीडियो में आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपके फ्यूडलिज्म सामंतवाद। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन यानी कि इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग बतानी होती है। तो सामंतवाद क्या होता है उसके बारे में हम इसको बाइलिंगुअली देखेंगे, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपकी जो सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म का वर्ड जो है ये एक जर्मन वर्ड है। ठीक है, ये तो सबको पता है, जो कि आपका एक फ्यूड है। किस वर्ड से बना है? जर्मन वर्ड फ्यूड, जिसका मतलब होता है आपका यानी कि लैंड। ठीक है, वन वर्ड में भी ये पूछा जाता है। तो ये पूछा जाता है कि फ्यूडलिज्म जो है ये आपके किस वर्ड से आया है, तो याद रखना ये एक जर्मन वर्ड है फ्यूड, जिसका मतलब है आपका लैंड यानी कि भूमि। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं, आपके इंडिया में भी एक फ्यूडलिज्म एक सामंतवाद की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। आगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी, जिसके अंदर हम आपके इंडिया में फ्यूडलिज्म सामंतवाद सिस्टम कैसा था और उसके ऊपर इतिहासकारों ने क्या उनके व्यूज़ रहे हैं, वो सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। आज हम मेडिएवल यूरोप के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो फ्यूडलिज्म अगर हम बात करें, सामंतवाद जो है ये यूरोप में मिडल एजेस के समय पर आपको देखने को मिलता है। वर्ल्ड हिस्ट्री सभी पढ़ते हो, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री में जो आपका मेडिएवल वर्ल्ड हिस्ट्री होता है उसमें हमें सामंतवाद का टॉपिक देखने को मिलता है, जहाँ पर वेयर द पुअर पीपल वर्क फॉर द नोबल्स और लॉर्ड वेयर मास्टर ऑफ नॉट ओनली द लैंड बट द पीजेंट फॉर्चुनेट एंड डिसाइड द सोशल एंड इकोनॉमिक मैटर ऑफ द पीजेंट। ये सब कुछ डिटेल में समझेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हो कि ये आपके मध्यकालीन का समय का टाइम है, जहाँ पर यहाँ पर जो आपके किसान होते हैं, जो आपके पीजेंट होते हैं, वो नोबल्स के अंडर में काम करते हैं। यानी कि जो आपके ज़मींदार होते हैं ना, उनके अंडर में रह करके किसान यहाँ पर काम करते हैं, और सिर्फ किसान ही उनके अंडर में रह के, यानी कि सिर्फ ज़मीन से रिलेटेड ही नहीं काम करते कि चलो जितने भी आपके लैंड में जो ज़मीन पे काम होती है, ज़मींदार उन्हें जैसा जैसा कहता है
आपके किसान वैसा ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ किसानों की किस्मत के भी वो मालिक थे और किसानों के सामाजिक और आर्थिक मामलों का भी फैसला कौन करते थे? आपके कुलीन वर्ग के लोग, यानी कि आपके फ्यूडल लॉर्ड यानी कि सामंत। जो आपके सामंत होते थे वो किसानों का हर एक चीज़ डिसाइड करते थे। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? तो फ्यूडलिज्म वर्ड आप समझ गए। फ्यूड है ये आपके एक जर्मन वर्ड से मिला है, और साथ ही साथ आपको पता है कि फ्यूडलिज्म जो है वो है आपका फिफ। ठीक है, फिफ्थ से बना है। फिफ्थ का मतलब क्या होता है? अ पीस ऑफ लैंड, यानी कि आपके एक जमीन का टुकड़ा। ये भी आप बात अच्छे खासे तरीके से जानते हैं। ये क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि यूरोप में आपको सामंतवाद देखने को मिलता है, जहाँ पे आपके जो सामंत हैं उसके अंडर में रह करके आपके किसान काम करते हैं, और किसानों का हर एक चीज किसके हाथों में होता है? आपके सामंतों के हाथ में होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख रहे हैं आपके जो लैंड ओनर ऑल्सो डिसाइडेड ऑन द जुडिशियल मैटर ऑफ द फार्मर्स। यहाँ पे इनका क्या कहना है? किसानों का जो भी न्यायिक मामला है, जो भी जुडिशियल मामला, जो भी उन्हें न्याय दिलाने वाली बात होती है, तो कभी भी आपके किसानों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने का और उनको जस्टिस यानी कि इंसाफ दिलाने का, न्याय दिलाने का काम भी आपके जमींदार ही करता है। ठीक है, कि किसके लिए बात कौन सी सही, सारा कुछ। जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया, सोशल और इकोनॉमिक मैटर, वो सब कुछ किसके हाथों में है? आपके लैंड ओनर के हाथ में। पीजेंट की हर एक चीज़। देयरफॉर द नोबल्स और लॉर्ड्स वर मास्टर्स ऑफ नॉट ओनली द लैंड। जो तो यहाँ पर आपका क्या बोला जा रहा है? तो यानी कि जो आपके नोबल्स हैं, जो आपके कुलीन लोग हैं, वो सिर्फ लैंड के ही स्वामी नहीं थे, बट द पीजेंट फॉर्चुनेट एंड डिसाइड द सोशल एंड इकोनॉमिक मैटर ऑफ द पीजेंट। तो यहाँ पर क्या समझ आया कि वो आपके किसानों के सामाजिक और आर्थिक मामलों का भी डिसीजन कौन लेते थे? आपके सामंत लेते थे। यानी कि किसानों के हाथ में उनसे हर एक चीज़ का कुछ भी उन्हें रिलेटेड कुछ भी डिसाइड करना हो, वो खुद से नहीं कर सकते थे। वो सबके सब किसके हाथों में था? सामंतों के हाथों में था। तो यहाँ पर क्या है कि जमींदार जो आपका हक जता रहे हैं, वो सिर्फ किसानों के सिर्फ जमीन तक के टुकड़े तक ही नहीं है, उनके हर एक चीज़ जुडिशियल मैटर तक आप देख रहे हो किसके हाथों में? आपके सामंतों के हाथों में। ठीक है, चलिए अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे, बहुत अच्छे खासे तरीके समझेंगे, और आप सभी आराम से इसको समझना। फ्यूडलिज्म पिरामिड आपने सभी देखा है, तो ये आपका एक पिरामिड है। ठीक है, इस पिरामिड में आप जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो लाइव देख रहे हो, आप सभी से, और जो मेरे ऑफलाइन भी देखोगे, कमेंट करके ज़रूर बताना इस फ्यूडलिज्म को देखकर आपको क्या लग रहा है कि ये जो आपका सामंतवाद का जो पिरामिड दिख रहा है, इसके अंदर सबसे टॉप पर कौन होगा? इसमें सबसे ज़्यादा पावर पोजीशन किसके हाथों में होगी? जल्दी से आप सभी कमेंट करके बताइए। जैसे कि आप सबसे पहले देख सकते हैं कि सबसे टॉप पर है आपके राजा यानी कि किंग। किंग के बाद आपको देखने को मिल रहे हैं नॉबल, जिन्हें आप फ्यूडल लॉर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेसल्स। तो वेसल्स सबको पता है, जिसे यहाँ पर आप मिलिट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, इन्हें ये मिलिट्री होती थी। और लास्ट में होते हैं आपके किसान यानी कि पीजेंट। ये चार इस तरीके के पोजीशन आपको देखने को मिल रहा है, और आपको यहाँ पर यह बताना है कि इस पिरामिड में सबसे टॉप पर कौन है और सबसे ज़्यादा पावरफुल भी कौन होगा। तो जिसको जो भी लगता होगा आपको अपने अकॉर्डिंगली बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, इस मेन डायग्राम के थ्रू ही आपको समझना है, बाकी रिटर्न में आपको आगे भी देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, किंग जो है राजा सबसे टॉप पर है। ठीक, आपका यहाँ पे जो मेन सोर्स है तो वो क्या है? सभी को पता है, वो है आपका लैंड। ठीक है, जमीन यानी भूमि। मेन जो सोर्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो सोर्स ऑफ वेल्थ है, वो क्या है? आपकी लैंड है। ये आपको देखने को मिलता है इस फ्यूडल सिस्टम के अंदर। यानी कि सब कुछ जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब कुछ आपके लैंड के उस पर ही बेस्ड है, तभी ये सारे काम हो रहे हैं। सबसे ऊपर होता है आपका राजा। तो आप सभी जानते हो कि पहले के टाइम पर जितनी भी लैंड होती थी वो किसकी होती थी? आपके किंग यानी राजा की होती थी। ठीक है, किंग राजा की। अब आपको ये भी पता है कि सब कुछ इतनी बड़ी ज़मीनें होती है, इतनी सारी ज़मीनें होती है, तो राजा अकेले तो उसको हैंडल नहीं कर सकता। ऑब्वियस सी बात है, उसको किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पर राजा ने क्या करा, अपनी जो लैंड है
उसने डिसाइड करा कि वो अपनी लैंड किसको देगा, नॉबल्स यानी कि आपके फ्यूडल लॉर्ड्स, जिसे आप सामंत भी कहते हो। तो यहाँ पर राजा ने डिसाइड करा कि वो क्या करेंगे, सामंतों को अपने हर एक चीज़ और याद रखना, जैसे कि आपके हर एक एरिया के अलग अलग सामंतों को रखा जाता था, ठीक है, अलग अलग फ्यूडल लॉर्ड होते थे, इस तरीके से बहुत सारे होते थे। एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ ताकि जो स्टूडेंट बिल्कुल नहीं है, जिन्होंने आज तक ये टॉपिक नहीं पढ़ा, उनके लिए मैं बता दूँ। जैसे कि आज प्राइम मिनिस्टर आपके एक पूरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हर एक स्टेट की चीज़ें तो हैंडल नहीं कर सकते, इसीलिए हर एक स्टेट के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया गया, ठीक है। तो ऐसे ही सेम क्या है, राजा हर एक ज़मीनों पे तो नहीं काम करवा सकता, नहीं देख सकता कि कौन सा किसान कैसा काम कर रहा है, किसने कितने टैक्सेस पे करे नहीं करे, तो वो सारे काम तो नहीं देख सकता। इसीलिए उसने क्या करा, आपके नॉबल्स को एक ज़मीन का टुकड़ा दिया, जिसको आप यहाँ पर फ्यूड यानी कि फिफ भी कहते हो। तो यहाँ पर क्या है, राजा ने अपना ज़मीन का टुकड़ा नोबल्स को दिया, यानी कि आपके सामंतों को दिया, ठीक है। वेसल्स मैंने आपको बताया मिलिट्री। आपको क्या करना है, देखो जितने भी स्टूडेंट आपके सब्जेक्टिव वाइज हो, जो अपने एग्जाम में इसको करेंगे, तो ये डायग्राम बनाना ज़रूरी है, आपको याद रखना। अब बात करते हैं कि यहाँ पर टॉप पर कौन है। देखो यहाँ पर क्या होता है, ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है कि आपका राजा जो है वो नॉबल्स को क्या देगा, ज़मीन देता है, लेकिन ये नहीं है कि राजा ने कुछ दिया है तो राजा को कुछ नहीं मिलेगा, इसके बदले भी किंग को मिलेगा। वो क्या होगा, देखो राजा क्या करता है, आपके सामंतवादों को क्या देता है, ज़मीन देता है, ठीक है। और उसने क्या दिया कि तुम, ये लैंड तुम्हारी है, इसमें तुम ओनर रहोगे और तुम्हें इसमें किसानों से काम कराना है, ठीक है। लेकिन इस पे जो भी टैक्सेस आएगा, जो भी प्रोडक्शन आएगा, वो हमें भी लाकर देना है, ठीक है। कुछ हिस्सा यहाँ पे सामंतों का भी होता था, लेकिन कुछ हिस्सा आपके नोबल्स को भी मिलता था। लेकिन सारा कुछ देखने का काम क्या है, अब से सामंतवाद का है, उस पर प्रोडक्शन उत्पादन करवाने का काम, ठीक है। उसके बाद नोबल्स ने ठीक है मान लिया, क्योंकि आप सभी जानते हो कि राजा के अंडर में रहना यानी कि हर एक चीज़ आपकी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड होगी, तो वो कौन नहीं चाहेगा। तो इसीलिए आपके सामंतों ने इसको हाँ कर दिया। इसके बाद आपके जो ये वेसल्स यानी कि जो आपकी आर्मी, जो आपकी मिलिट्री दिख रही है, ये आपके सामंतों के अंदर यानी कि उसके अंडर काम करती थी। यानी वेसल्स के पास, यानी वेसल्स किसके अंडर काम करती है, आपके नॉबल्स के हाथों में। तो नॉबल्स के पास थी मिलिट्री की पावर, और आपको पता है कि राजा को क्या है, मिलिट्री की ज़रूरत पड़ेगी जब कभी भी वो वॉर यानी युद्ध लड़ने जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि राजा ने क्या बोला कि वो उसको लैंड दे रहा है, उसका ओनर बना रहा है, तो इसके बदले में आपके जो सामंत हैं, जो आपके नॉबल्स हैं, उन्हें उसके बदले में क्या प्रोवाइड करना होगा, मिलिट्री यानी कि आर्मी। यानी कि जब कभी भी राजा को मिलिट्री की नीड होगी तो वो उसको प्रोवाइड करना होगा, किसको, नॉबल्स को, ठीक। और पीजेंट किसान को आपको पता है ये लैंड यहाँ तक जाती है। देखो अभी हम ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि लैंड का, ज़मीन का किसको क्या फ़ायदा हुआ। देखो राजा ने यहाँ पे जो आपका मेन सोर्स है वो ज़मीन कैसे है, राजा के पास जो लैंड थी उसने दे दी नॉबल्स को, उस ज़मीन पे नॉबल्स काम करवाएगा, वही ज़मीन पर अब वो अपनी मिलिट्री को रखेगा, क्योंकि आपके कोई भी आपके अंडर में अगर कोई भी होगा तो आपका काम है कि आप उसको खाना देंगे, उसको घर देंगे, फूड शेल्टर, ये सब कुछ प्रोवाइड करने का काम आपका होता है, तभी वो आपके यहाँ कोई काम करेगा ना, अदरवाइज़ कोई क्यों ही करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो लैंड में शेल्टर मिल गया और खाना प्रोवाइड हो रहा है, किसानों को फिर वो ज़मीनों पे वो काम करते हैं, ये बात आप समझ गए। अब ये तो बात हो गई देने की, अब जब दे रहे हैं तो कुछ लेंगे भी। किसान यहाँ पर क्या देते हैं, किसान यहाँ पर खेती करते हैं, खेती करके जो भी टैक्सेस आते हैं वो ये टैक्सेस और फूड वूड ये सब वेसल्स और नॉबल्स को प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि जो ये आपकी मिलिट्री जो खाना खा रही है, उसका उत्पादन कौन करके दे रहा है, आपके किसान पीजेंट। इसमें देखो ओवरऑल आप सभी को पता है कि पीजेंट को कोई भी फ़ायदा यहाँ नहीं होता है, ठीक है। पीजेंट ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बट उसको 1% भी यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पर क्या है, जो भी टैक्सेस आएंगे, जो भी आपका कर आता है, ये जाकर आपके नॉबल्स को किसानों को देना होता है ऑन टाइम, ठीक है। वैसल नॉबल्स क्या करता है, इसके बदले में आपके सामंतवाद जो है वो राजा को क्या प्रोवाइड करते हैं, लॉयल्टी, ठीक है, टैक्सेस, जो प्रोडक्शन आ रहा है वो,
और आपके वेसल्स, इसके बदले में ये देना है। बाकी राजा जो है आपके सामंतवाद यानी नॉबल्स को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। लैंड दिया है, लैंड का ओनर आप हो, फ्री में आपको लैंड मिल रही है, पीसेंट आपके अंडर काम कर रहे हैं, मिलिट्री भी आपके अंडर है। बस राजा को जब ज़रूरत पड़ेगी तब उसको नॉबल्स को वो अपनी मिलिट्री देनी पड़ेगी, इतनी सी बात है। ठीक है, तो ये पूरा है आपका फ्यूडलिज्म का पूरा पिरामिड यानी कि पूरा स्ट्रक्चर। समझ आया? तो एक बार और समझा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर आपके राजा ने क्या करा है, आपके सामंतवाद को एक ज़मीन का टुकड़ा दिया। ठीक है, उसी ज़मीन के टुकड़े पे आपके जो नॉबल्स हैं उसने अपनी आर्मी को घर दिया, घर पे रखा और उसी लैंड पे अपने किसानों से उसने काम करवाया। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने अपने किसानों से उस पर खेती कराई, प्रोडक्शन कराया, उत्पादन करवाया, ये सारा काम हुआ। इसके बदले में क्या हुआ, किसानों ने क्या करा, जो भी उत्पादन हुआ उसको टैक्सेस और आपका जो भी प्रोडक्शन हुआ वो दिया, और आपकी जो मिलिट्री को जो भी फूड प्रोवाइड किया जा रहा है वो इसी से तो आ रहा है। ठीक है, फिर आपके जो नॉबल्स हैं और जो ये वेसल्स हैं, ये दोनों क्या राजा को प्रोवाइड करेंगे, लॉयल्टी, बहुत बड़ी चीज़ है। साथ ही साथ जो टैक्सेस आ रहे हैं वो देंगे, जितना प्रोडक्शन आ रहा है वो देंगे, और साथ ही साथ आपकी मिलिट्री, ये सब कुछ बदले में आपके सामंतवाद यानी नॉबल्स को यानी फ्यूडल लॉर्ड्स को देना पड़ता है राजा को। तो ये इनकी बात हुई थी कि अगर मैं आपको ये दे रहा हूँ उसके बदले में तुम मुझे ये दोगे। तो इन दोनों में आपस में बात हुई और दोनों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, आपके नॉबल्स ने भी बोल दिया कि हाँ मिलिट्री हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जब आपको नीड होगी, जब आपको चाहिए होगा हमारी आर्मी आपके पास आ जाएगी। क्योंकि आप एक चीज़ देखो, और ये बात आप सभी लोग जानते हो कि राजा जो है बिना आर्मी के पावरफुल नहीं माना जाता। ये बात आप भी जानते हो। हमने हिस्ट्री में इतने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, हमने ये भी देखा कि कौन सा किंग कितना पावरफुल है, लेकिन जिसके पास सबसे ज़्यादा आर्मी होगी, मिलिट्री होगी, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। ये बात आप भी जानते हो। बिना आर्मी के कोई भी पावरफुल नहीं होता। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया डन। समझ आ गया? चलिए, तो ये एक चीज़ आपको समझ आ गई। अब मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, इस पिरामिड को देख के स्ट्रक्चर मैंने आपको देखो अब समझा दिया, ये कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने सारा कुछ समझ लिया। अब आप मुझे, मैंने आपसे पूछा है कि आपको इस पिरामिड को देखकर क्या लगता है, कौन यहाँ पे पावरफुल है, और आपका जो ये पूरा प्रोसेस है ये सेंट्रलाइज्ड है या फिर डिसेंट्रलाइज्ड। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या लगता है, केंद्रीकरण है या विकेंद्रीकरण है। ये पूरा सिस्टम जो हम ये फ्यूडल सिस्टम पढ़ रहे हैं, ये पूरा सिस्टम आपको क्या लगता है, सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड, यानी कि केंद्रीकरण है या विकेंद्रीकरण है, क्या लगता है जल्दी से बताइए। देखो, सबको यहाँ पर अभी तक मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, बैचेस के अंदर भी पढ़ा है, बहुत बार ये टॉपिक करा है। सबसे मैं यही सेम क्वेश्चंस करती हूँ कि आपको इसको देखकर क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल और टॉप पर कौन होगा। देखो, वैसे हमें लगता है कि टॉप पर आपका है कौन, राजा यानी कि किंग। बट क्या कोई कहेगा कि सबसे टॉप पर राजा है तो ये ज़रूरी है कि यहाँ पर जो पावरफुल वो होगा वो किंग होगा? नहीं। आप एक चीज़ देखो, राजा ने अपनी ज़मीन दे दी, ठीक है, अपने नॉबल्स को। उसके बाद मिलिट्री भी आपके इसके पास है, आपके सामंतों के पास, और किसान इसके अंडर काम कर ही रहे हैं। तो पावरफुल कौन होगा? बेशक नज़र हमें आ रहा है कि पावरफुल ये होगा, लेकिन एक्चुअल में पावरफुल आपके नोबल्स कुलीन यानी कि आपके कौन होगा, फ्यूडल लॉर्ड यानी कि आपके सामंतवाद। तो यहाँ पर क्या होता है, अभी तक देखो सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइज यानी केंद्रीकरण तब होता है जब सारी की सारी पावर आपके किंग के हाथ में होती है, सब कुछ राजा जैसा कहता है उस अकॉर्डिंग चलता है। बट डिसेंट्रलाइज फ्यूडल सिस्टम, सामंतवाद का अगर आप लोग ये देखोगे, ये होता है आपका विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइज। क्यों ऐसा? क्योंकि अब यहाँ पर पावर जो है वो डिवाइड हो चुकी है। अब पावर राजा के हाथ में नहीं है, अब पावर किसके हाथ में चली गई है, आपके सामंतवाद के हाथों में। तो अगर हमने अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसे विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइज कहते हैं। तो अब आपको इनकी सोसाइटी में इनके एडमिनिस्ट्रेशन, इनका प्रशासन जो देखने को मिलेगा वो कैसा दिख रहा है, डिसेंट्रलाइज। ठीक, तो नॉबल्स के हाथ में सब कुछ चला गया। क्यों? क्योंकि अब आगे जाकर क्या हुआ,
यहाँ पर फ्यूडल सिस्टम में एक चीज़ याद रखना, ये एक प्रोसेस है। यहाँ पे ये था हेरिडिटी, यहाँ पर जो उसकी पोजीशन होती है ना वो हेरिडिटी थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो भी फ्यूडल लॉर्ड्स को जिस भी एरिया, मान लो कि ये दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, कोलकाता, चेन्नई हुआ, यहाँ पर जो जो फ्यूडल लॉर्ड थे वो यहीं पर ही रहे, कभी भी इनकी पोजीशन को कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करा गया। तो यहाँ पर हर एक फ्यूडल लॉर्ड अपने एरिया से अच्छे खासे वाकिफ़ हो गए। तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को क्या करा, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने के बाद जब राजा को वॉर में जाना हुआ और उसने मिलिट्री की नीड हुई, तो यहाँ पर उसने जब नॉबल्स से मिलिट्री मांगी तो नॉबल्स ने देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और आर्मी देने से मना कर दी। अब आपके माइंड में होगा मना क्यों कर दिया, कर दिया तो कुछ, फिर राजा भी तो कुछ करेगा, एक्शन ले सकता है। बिल्कुल नहीं ले पाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो, मिलिट्री आपके नॉबल्स के अंडर में, किसान आपके नॉबल्स के अंडर में काम कर रही है। लैंड राजा ने ही उसको दी थी, ठीक है। जो ज़मीन है उसका ऑनर आपके राजा ने ही उसको बनाया था, ठीक है। आपके जो सामंत है उन्होंने तो ये लैंड नहीं ली थी ना, राजा ने खुद ही दी थी। तो यहाँ पर मान लो कि मैंने भी आप लोगों से कुछ कहा है कि आप मुझे ये देना, मैं आपको ये दूंगी, लेकिन क्या गारंटी कि सामने वाला कभी आगे नहीं पलटेगा। एक बार अगर सामने वाला पावरफुल हो गया, आपकी हर एक चीज़ उसको मालूम हो गई, तो क्या वो अपनी बात पे रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। सेम एज आपके नॉबल्स ने भी यहाँ पर यही करा, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। तो राजा यहाँ टॉप पर होकर भी पावरफुल नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसको देखकर हमें क्या समझ आ रहा है कि आपके नॉबल्स यानी कि फ्यूडल लॉर्ड्स ही इस पूरे पिरामिड में क्या है, पावरफुल, और सारी शक्ति इन्हीं के हाथों में। ये सारा कुछ आपके इसी के अंडर में आपकी आर्मी काम करेगी, किसान भी इसके अंडर में काम करेंगे, लैंड इसके पास है, टैक्सेस भी इसी के पास आएगा, प्रोडक्शन जो भी उत्पादन हो रहा है वो सब कुछ इसके हाथ में आएगा। अब ये आराम से अच्छा खासा रूल कर रहे हैं। क्लियर हुआ? ये पूरा प्रोसेस है आपके इस फ्यूडल सिस्टम का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपके सामंतवाद का इसका क्या कॉन्सिक्वेंस और इसका क्या इफेक्ट यानी क्या परिणाम निकला और इसका क्या प्रभाव पड़ा। अभी मैंने आपको बताया कि आपका ये जो फ्यूडल सिस्टम आपको नज़र आ रहा है ये एक सोशल हियरार्की है, यानी सामाजिक पदानुक्रम है। जो मैंने अभी आपको बताया, फ्यूडलिज्म क्रिएटेड अ रिजिड social hierarchy with clearly defined roles and obligation. At the top of hierarchy were monarch and nobles. तो अभी हमने टॉप पर क्या देखा कि आपकी मोनार्की, मोनार्की यानी कि राजतंत्र, यानी जब राजा रूल करता है तब उसे मोनार्की कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर हमें सूरवीर, फिर पादरी यानी फिर नाइट्स, क्लर्गी और पीजेंट, ये सब आपको देखने को मिले। उसके नीचे ये है पूरा आपको पदानुक्रम में देखने को मिला, किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और अधिकारों को निर्धारित करता है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे आपको मैंने पीछे पिरामिड में दिखाया कि टॉप पे राजा था, फिर आपके नाइट्स थे, फिर वेसल्स थे, फिर पीजेंट थे, तो जैसे जैसे होता है तो उसी के तरीके से उसकी पोजीशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। जो सबसे ऊपर है यानी कि वो सबसे पावरफुल है, उसकी वैसे ही सोसाइटी में पोजीशन होगी, और जो सबसे लो पर है तो यानी कि उसकी सोसाइटी में उसका लेवल लो पर ही होगा। ये आपको यहाँ पर बताना चाह रहा है। तो इससे आपको ये चीज़ समझ आ रही है, ठीक है। सोसाइटी में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। जैसे कि आपने इंडियन हिस्ट्री में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या सबको पता है? 4 वर्णा, ठीक है, जिसमें आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसको देखकर क्या समझ आया कि अब सोसाइटी में इनइक्वालिटी, असमानताएं देखने को मिलती है। और इस चारों को ये देखकर समझ आता है कि जो जिस पोजीशन में है वो उसी तरीके से उतना ही पावरफुल होगा और उसको उतनी ही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती होगी, है ना। सेम एज फ्यूडल यानी इस सामंतवाद सिस्टम में भी आपको ये देखने को मिलता है। पहली चीज़ ये हो गई। चलो दूसरी चीज़ देखते हैं, लैंड ओनरशिप एंड कंट्रोल। Feudalism revolved around the land ownership and control. The king granted land यानी fief to the nobles and vassals in exchange for their military service and loyalty. जो मैंने आपको ऊपर समझाया वही यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा हुआ है कि मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर आपके जो लैंड ओनरशिप है वो राजा क्या करता है, वो अपने नॉबल्स को दे देता है, और नॉबल्स और वेसल्स जो नीचे आपकी, उसके बदले वो उसको मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ लॉयल्टी, वफादारी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है।
दिस सिस्टम अलाउड द नोबल्स टू एक्सरसाइज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर ओवर द पीजेंट वर्कड द लैंड, यानी कि इस प्रणाली ने रईसों को भूमि पर काम करने वाले किसानों पर राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति दी थी। तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर राजा ने अपनी जो लैंड है वो आपके सामंतवादों को दे दी, और अब जो आपके किसान हैं वो फ्यूडल लॉर्ड्स के अंडर में काम करेंगे। जमींदार उसको जैसा बोलेगा वो उसको वैसा करेगा। ऑन टाइम आपके किसानों को टैक्सेस पे करना होता था। अगर उन्होंने सही से काम नहीं करा तो उनको पनिश करने का काम भी आपके फ्यूडल लॉर्ड के हाथों में था, क्योंकि लैंड का ओनर भी यही था। राजा को सिर्फ अपने टैक्स से मतलब था, अपने प्रोडक्शन से, यानी उसको सिर्फ उसका पैसा मिल जाना चाहिए, काम उसके हाथ में आ जाना चाहिए। अब फ्यूडल लॉर्ड किसानों से वो कैसे भी काम कराए उससे राजा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसके आपके इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ा। सामंतवाद का हम देखें ना क्या परिणाम निकला, तो इससे हमारा आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। फ्यूडलिज्म है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। क्या पड़ा कि आपके द एग्रीकल्चर नेचर ऑफ सिस्टम मीन द इकोनॉमी वॉज प्राइमरी एग्रीरियन। तो आप लोग जानते हो कि सबसे पहला जो इकोनॉमिक सबका जो पहला मेन ऑक्यूपेशन है वो होता है आपका खेती, यानी कि एग्रीकल्चर। पहले के लोग सिर्फ एक खेती करते थे, सिर्फ एक ही काम होता था और वो था आपका एग्रीकल्चर, दूसरा कोई काम होता नहीं था। तो सब कुछ हर एक लोग पूरे के पूरे जो डिपेंड होते थे आपके खेती पर ही डिपेंड होते थे। ठीक है, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो क्या करती थी, फार्मिंग करती थी। उसके बाद गतिशीलता की कमी और सामाजिक एवं उन्नति के सीमित अवसरों ने आर्थिक विकास और नवाचार को अवरुद्ध कर दिया। ठीक है, यानी कि लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक ही पर डिपेंड है। आपको भी पता है पूरे 12 महीना खेती आपकी अच्छी खासी नहीं चलती है, बीच में प्रॉब्लम भी आती हैं। तो कभी कभी आपका सूखा पड़ सकता है, कभी कभी आपका फ्लड आ सकता है, बाढ़ आ सकती है। तब किसान जो है टैक्सेस कैसे पे करेंगे, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ये बात आप लोग भी समझते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी अच्छी खासी तो हमें देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा, अभी आपने देखा कि ज़्यादातर लोग जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो आपकी खेती पर डिपेंड है। जब खेती पर डिपेंड है, आपके पास कोई और काम नहीं है, उस समय ज़्यादातर लोग जो होंगे वो क्या होंगे, बेरोजगार होंगे, यानी अनएम्प्लॉयमेंट होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या ये नतीजा निकल रहा है, ये सारा चीज़ फेस ऑफ हमें करने को और देखने को मिलेगा। सामंतवाद यानी आपका फ्यूडलिज्म सिस्टम आने की वजह से मैंने आपको बताया डिसेंट्रलाइज पावर जो है वो विकेंद्रीकरण आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर पहले जो पावर थी वो सिर्फ एक इंसान के हाथ में थी। ठीक है, लेकिन पहले क्या था, सिर्फ आपका एक राजा था जो सब कुछ हैंडल कर रहा था। लेकिन अब इसने बहुत सारे सामंतवादों को रख दिया और अपनी पावर बांट दी, इसीलिए अब डिसेंट्रलाइज हो गया। क्योंकि अब सारा का सारा सारा कुछ, हर एक चीज़ का राइट किसके हाथों में चला गया, आपके फ्यूडल लॉर्ड सामंतवादों के हाथों में चला गया। सामंतवाद की विशेषता एक केंद्रीकृत राजनीतिक संरचना थी। पहले क्या थी, सेंट्रलाइज थी, बट सत्ता खंडित हो गई थी। कई राजाएं और जागीरदारों ने अपने क्षेत्रों का अधिकार हो गया था। इस विकेंद्रीकरण के कारण अक्सर संघर्ष होते थे, क्योंकि स्वामी भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण के लिए लड़ते थे। मैंने भी आपको क्या बताया, यहाँ पर आपके जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया। तो जैसे ही इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया, यहाँ पर सारी पावर किसके हाथों में आ गई, आपके फ्यूडल लॉर्ड यानी सामंतों के हाथ में आ गई, जिसके वजह से अब जो क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज हो गया। पहले था सेंट्रलाइज, क्योंकि जब तक राजा सब कुछ देख रहा था, सब कुछ उसके हाथों में था, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा था, तब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन आप अपने अपनी चीज़ किसी को बांटी और अपने कोई अपना काम किसी और से कराया, तो ऑब्वियस सी बात है उस तरीके से तो होगा नहीं जिस तरीके से आप लोग चाहते हैं। तो ये सारे आपके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे जब आपको ये सामंतवाद फ्यूडलिज्म का सिस्टम देखने को मिलता है। ये फिगर आप सभी देख सकते हैं, फ्यूडलिज्म का है। फ्यूडलिज्म में देखो सबसे ऊपर आपका राजा है, ठीक, इसके नीचे मैंने आपको बताया आपके नोबल्स होते हैं, यानी कि आपके सामंत होते हैं। राजा जो होता है वो यहाँ पर इसको लैंड देगा, जो सारा प्रोसीजर मैंने आपको बताया, ये इसको फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, घर प्रोवाइड करता है, खाने को प्रोवाइड करता है, किसको, आपके मिलिट्री को। और प्रोटेक्शन भी तो प्रोवाइड करेगा, क्योंकि मिलिट्री का काम क्या होता है, वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है।
क्योंकि मिलिट्री का काम तो यही है ना, यहाँ वेसल्स जो आए हैं और पीजेंट को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, और ये सारे पे करते थे, जितना भी कुछ जो भी काम आपका रहता था वो सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये मैंने ऊपर अच्छे खासे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट आप देखोगे कि आपके मानवतावाद यानी कि फ्यूडलिज्म गेव राइज टू मैनोरलिज्म, यानी कि एक आर्थिक प्रणाली जिसमें किसान सुरक्षा और भूमि का उपयोग करने के बदले में सामंतों और कुलीनों की भूमि पर काम करते थे। यहाँ पर जो आपके किसान हैं वो आपके सामंतवाद की जो जमीन होती थी ना उस पर काम करते थे। अस्वतंत्र किसानों को सर्फों के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि जो अनफ्री पीजेंट है उसको हम सर्फ भी बुलाते हैं। ठीक है, वह भूमि से बंधे थे और श्रम प्रदान करने, करों को भुगतान करने और अपनी उपज का एक हिस्सा स्वामी को देने के लिए बाध्य थे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये लोगों को क्या करना पड़ता था, ये टैक्स पे करते थे और जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो अपने जा कर के फ्यूडल लॉर्ड यानी सामंतों को, किसानों को देना पड़ता था। क्योंकि अगर हम किसी की ज़मीन पे काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसके वो जो बोलेगा वो करना पड़ेगा, और टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे, और ऑन टाइम आपने काम करके नहीं भी दिया तो आपको पनिश भी किया जाएगा। तो ये बात आप सभी जानते हो कि किसानों के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे आपकी सोसाइटी के अंदर। तो हमें एक बात समझ आती है कि आपका जो ये हमने ये पिरामिड देखा है, ठीक है, जो आपका किंग का, और तो किंग हमें टॉप पर दिखा, बट ओवरऑल हमें एक चीज़ समझ आई कि आपके जो किंग है वो पावरफुल नहीं था यहाँ पर, क्योंकि जब आपके फ्यूडल लॉर्ड ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया तो सब कुछ खराब हो गया। अब सारी पावर आपके फ्यूडल लॉर्ड यानी सामंतों के हाथ में था। तो फ्यूडल लॉर्ड के हाथों में सब कुछ आ गया, बहुत समय तक इन्होंने अच्छे खासे समय तक रूल किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब बात आती है, अब चार आपके किंग तो गया, ठीक है, अब आपके पास सिर्फ बचते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स, आपके मिलिट्री और आपके किसान। अब मैं बात करूँ इस पिरामिड में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, इनमें तो हमें समझ आ गया था फ्यूडल लॉर्ड है। देखो मेन, जैसे कि आप सभी जानते हो, पावरफुल बेशक दिखने में लगता है कि जो सबसे ऊपर होता है ना, बट आपको भी पता है घर कितना भी लंबा हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन जो उसकी नींव होती है वो मजबूत होनी चाहिए। वो हिली तो पूरा घर आपका गिर जाएगा। ये बात आप लोग भी समझते हैं। तो मेन जो हाथ में जो नींव है वो आपके किसानों के हाथों में थी। अगर किसान आपकी खेती ना करे तो क्या होगा, अब मैं आपको बताती हूँ। अगर कोई चीज़ आई है तो वो ख़त्म भी होगी। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, आपके जो पीजेंट होते हैं, आपके जो किसान होते हैं, वो काम करने से मना कर देंगे, खेती नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो यहाँ पर आपके किसानों ने क्या करा, आपके जो जमींदार हैं, आपके जो सामंतवाद हैं, तो फ्यूडल लॉर्डों ने बहुत परेशान किया था आपके किसानों को। आप ये भी बात जानते हो, हाई टैक्सेस लेते थे, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ ये था कि पे करो। अब सिचुएशन चाहे कैसे भी हो, सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं, खेती हुई या ना हो, टैक्सेस दो, काम करो। तो एक समय आपको भी पता है, किसान भी ऐसा समय आएगा जब किसान बहुत परेशान हो जाता है। तो किसान परेशान भी हुआ, इस वजह से उसने क्या करा कि अब उन्होंने काम छोड़ दिया, खेती करना छोड़ दिया, और वो चले गए शहर। क्योंकि एक टाइम आता है, बहुत लंबे समय तक तो उन्होंने रूल किया, लेकिन अब आपको भी पता है धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। ठीक है, लोगों ने अब मशीनों पे भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। अभी तक क्या था, सिर्फ गांव में ही अपॉर्चुनिटी थी काम करने के लिए, अब शहर में भी जाकर के लोग अब लेबर्स का काम करने लगे थे। तो यहाँ पर किसानों ने इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि पहले इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इसलिए ये फ्यूडल लॉर्ड को उतना सहन कर रहे थे, उसके अत्याचारों को सहन कर रहे थे और काम कर रहे थे। बट किसानों ने क्या करा, काम छोड़ दिया, जिसकी वजह से अब प्रोडक्शन आपका ख़त्म, उत्पादन नहीं। ठीक है, जब टैक्स नहीं आ रहा, अब आप एक बात बताओ, तो आपका जो फ्यूडल लॉर्ड है उसने अपनी मिलिट्री को रखा है, मिलिट्री को वो क्या फूड प्रोवाइड करता था, अब वो उसको नहीं प्रोवाइड करेगा, क्योंकि किसान काम ही नहीं कर रहा, खाना आ ही नहीं रहा, तो आप मिलिट्री को दोगे क्या। दूसरी चीज़, पैसा, बिना पैसे के तो काम करेगा नहीं, तो मनी, तो मिलिट्री को अब पैसे भी उनके समय पर नहीं मिल रहा था, तो कोई हमारे अंडर में काम करेगा, और अगर आप उसको कुछ प्रोवाइड नहीं करोगे, उसकी सैलरी नहीं दोगे, तो वो आपके अंडर क्यों काम करेगा। इस वजह से क्या हुआ, पीजेंट तो चले ही गए, आपके आर्मी ने भी छोड़ दिया। ठीक है, आर्मी भी चली गई, क्योंकि अब आर्मी को खाने को नहीं मिल रहा था, उनको सैलरी भी नहीं मिल रही थी, तो फिर आर्मी ने भी छोड़ दिया। तो इस तरीके से आपको क्या समझ आया कि फ्यूडल लॉर्ड सामंतवादों का पतन हो गया। समझ आया। तो यहाँ पर क्या है, अच्छा खासा सामंतों ने रूल तो किया, लेकिन एक टाइम आपका ऐसा भी आया कि सब लोगों ने यहाँ छोड़ दिया, और अगर कोई किस तरीके से कहाँ कहाँ जाएगा
वो क्लियरिटी के साथ मैंने आपको ये बता दिया। तो ये था पूरा आपका सामंतवाद फ्यूडलिज्म का सिस्टम। तो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई, फ्यूडलिज्म में मैंने आपको बताया फ्यूडलिज्म सिस्टम जो है वो आपका हेरिडिटी होता है, ठीक है। या हेरिडिटी आपको पता है ना कि पहले आपके ग्रैंडफादर, उसके बाद वो फादर, फिर आपका वो सन, इस तरीके से ये चीज़ें जाती रहती हैं। तो ये क्या होता है, हेरिडिटी था। कोई भी व्यक्ति स्वामी है या दास है, या उसके मूल्य के बजाय उसके जन्म पर निर्भर करता है। तो अगर कोई भी राजा है तो राजा का बेटा राजा ही होगा, किसान का बेटा किसान ही होगा, जमींदार का बेटा किसान जमींदार ही होगा। ये बात आप भी समझते हैं, ठीक है। फिर ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आपका सामंतवाद का दिखाई दे रहा है, फ्रेंच फिलोसोफर के अकॉर्डिंग ये 18वीं शताब्दी में इसका विस्तार होता है। ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ओवरऑल हमें यहाँ पे क्या समझ आया कि फ्यूडलिज्म सामंतवाद, तो ये पहला ऐसा था जब यहाँ पे लैंड ग्रांट यानी भूमि को दान में देना स्टार्ट किया गया। ये बात आप भी जानते हैं, ठीक है। इससे पहले ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन जैसे ही फ्यूडलिज्म का सिस्टम आता है, सारी चीज़ें हमने क्या देखी कि यहाँ पर डिसेंट्रलाइज हुई, क्योंकि विकेंद्रीकरण हुआ, पावर बढ़ गई, ये हमने पढ़ा। फिर मैंने आपको बताया कि जब इन लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया तो कितना नुकसान हुआ, सारी पावर इसके हाथ में आ गई, ये भी आप समझ गए। तो ओवरऑल अगर मैं हम बात करूँ, सबसे बड़ी गलती यहाँ पर क्या थी, ये चीज़ें डिसेंट्रलाइज क्यों हुई। अगर राजा ने, उस समय की जो किंग था, इसने अगर इन सामंतवादों का टाइम टाइम पर ट्रांसफ़र किया होता तो आज इसको ये प्रॉब्लम फेस ऑफ नहीं करनी पड़ती। ये बात आप लोग समझ रहे हैं। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि ये दिल्ली है, ये मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, हर जगह पे अलग अलग फ्यूडल लॉर्ड है। अगर कोई भी लोगों को, जब तक वो उस जगह को समझेगा, अगर आप उसका टाइम टू टाइम ट्रांसफ़र कर देते तो आज कोई भी फ्यूडल लॉर्ड, कोई भी सामंत अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं कर पाता। तो यही सारी गलतियों को देख के आप लोगों ने मेडिएवल पीरियड में पढ़ा होगा, दिल्ली सल्तनत में इक्तादारी सिस्टम, ठीक है। और आप मॉडर्न हिस्ट्री में हम परमानेंट सेटलमेंट, ये सब कुछ पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये सब इन्होंने इसी फ्यूडलिज्म सिस्टम से सीखा। दिल्ली सल्तनत में भी इक्तादारी सिस्टम में आपने देखा है कि यहाँ पर भी जो आपके सुल्तान होते हैं वो आपके ज़मींदारों का क्या करते हैं, प्रमोशन करते रहते थे, यानी उनका ट्रांसफ़र करते रहते थे, ताकि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर ना कर पाए, अपने आप को सुल्तान ना बना पाए, सारी पावर उनके हाथों में ना आ जाए। ये सारी चीज़ें ये लोग ध्यान में रखते थे। क्लियर हो गया। तो ये था आपका पूरा फ्यूडलिज्म का सिस्टम, ठीक है। तो ये सब आपके एग्ज़ाम में आता है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा वेट। अब मैं बात करूँगी आपका नेक्स्ट है डिक्लाइन, इसका पतन कैसे हुआ और इसके चरण यानी कि फेजेस के बारे में। इस एक ही वीडियो में पूरा फ्यूडलिज्म मैं आपको कराने वाली हूँ। बिना वीडियो को स्किप करे मेरे साथ बने रहो। थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाएगा, लेकिन इस एक वीडियो से बाद आपको कुछ और देखने और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर एग्ज़ाम में काम आएगा। इग्नू के स्टूडेंट्स में भी बहुत हेल्पफुल होना है। बीए के सब्जेक्ट में भी फ्यूडलिज्म का टॉपिक है, एमए के सब्जेक्ट में भी फ्यूडलिज्म का टॉपिक है। कहीं भी आएगा आपको, सबके हर एक एग्ज़ाम में यही लिखना है, ठीक। चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी सेमेस्टर में हो, चाहे अदर यूनिवर्सिटीज़ हो, फ्यूडलिज्म के टॉपिक में यही चीज़ होता है और यही आपको लिखना है, ठीक। इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। तो यहाँ पर ये आपको चीज़ समझ आ गई कि सामंतवाद का सिस्टम है, ये हेरिडिटी होता है, ठीक है। बाकी ट्रांसफ़र ना करने की वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ये भी आप लोग बात सारे समझ गए। आगे चलते हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्या बताया, विद द वीकनिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो वीक थी। तो एक नया पॉलिटिकल सिस्टम लाया गया जिसको हम फ्यूडलिज्म कहते हैं, जो हमें वेस्टर्न यूरोप में देखने को मिलता है, जिसका डेवलप हुआ, ठीक है। इन फ्यूडलिज्म दो किंग सीम्स ऑन द टॉप। अभी मैंने जो पीछे ऊपर आपको समझाया वही सारी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आता है कि राजा तो टॉप पर है, बट प्रैक्टिकली देखें तो ये सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंट है वो लॉर्ड पे था। दे हैड द रियल पावर। तो रियल पावर मैंने अभी आपको बताया आपके सामंतों के हाथों में था, ना कि राजा के हाथ में। नॉबल्स दैट रिसीव द फिफ्थ, तो नॉबल्स यानी जो आपके सामंत थे उनको उनको क्या मिली, जमीन का एक टुकड़ा दिया गया। ऑल्सो वर गिवन द पावर टू रूल ओवर द पीजेंट। दूसरा, उनको ये पावर दी गई कि वो किसानों पर रूल कर सकते हैं। और सर्फ हु लिव्ड ऑन हिज फिफ, और जो सर्फ थे वो भी उसी ज़मीन पर ही रहते थे।
यानी कि पूरा शासन, सब कुछ, सारी पावर आपके सामंतों के हाथ में आ गई। ये आपको इस फ्यूडलिज्म के टॉपिक से समझ में आता है जो हमने पढ़ा। ऊपर जो मैंने पिरामिड बनाया उसके बाद आपको यही सारा कुछ एक्सप्लेनेशन में देना है, लिखना है। अगर आप लोग सब्जेक्टिव टाइप कहीं भी आपको 20 मार्क्स में, 16 मार्क्स में, 10 मार्क्स में कहीं भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तब ये आप लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी सामंतवाद की। अब हम बात करेंगे इसकी फेजेस यानी चरण की। बीए फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, ठीक है, वैसे तो ये आपके बीए सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में मिलेगा, और मास्टर्स के सब्जेक्ट में आपको फर्स्ट ईयर में देखने को मिलेगा। इसके लिए हम इसको पढ़ेंगे अब। तो फ्यूडलिज्म के चरण क्या होते हैं, इसको आगे समझाने से पहले जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर हिस्ट्री की क्लासेस कर रहे हैं, हिस्ट्री के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इग्नू के, चाहे बीए कर रहे हो आप, एमए कर रहे हो, चाहे सीयूईटी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें, अगर आप लोग हिस्ट्री की क्लासेस के लिए बैचेस लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इग्नू के बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, मैंने आपको बताया। आप लोग 8882196980 ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप लोग इनरोलमेंट करा सकते हैं। यहाँ पर आपको एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हर एक टॉपिक को पूरे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। इग्नू के स्टूडेंट्स को इग्नू के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी को उसके बेस पर, एसएसबी को उसके बेस पर। इस आज की वीडियो में मैं आपको फ्यूडलिज्म का टॉपिक क्या है हर एक एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो हर एक एग्ज़ाम में इसलिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ ताकि आपके एक ही वीडियो से आपके बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको ये काम आने वाला है। अगर आप इसी तरीके के बाकी के टॉपिक्स भी डिटेल में करना चाहते हैं, इसी तरीके से बहुतों को रहता है कि मैम आप बैच में कैसा पढ़ाते हो, यूट्यूब पे वीडियोस आप सभी मेरी देख ही रहे हो, और जिस तरीके से मैं यहाँ पढ़ाती हूँ सेम एज हम वहाँ पर भी पढ़ते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेजेस में ये बैचेस चलता है आपका। पीडीएफ जो नोट्स आपको प्रोवाइड होगा वो जो भी आपका लैंग्वेज होगा, मीडियम होगा, हिंदी इंग्लिश, उसी में आपको मिलेगा, ठीक। तो आप बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी सेमेस्टर कर रहे हो, एसओएल के स्टूडेंट हो या एसएसबी के हो, कहीं भी हो, ठीक है। एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, या आप सेपरेटली भी पढ़ना चाहते हो, कोई एक बैच कोर्स खरीदना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, ये सब कुछ अवेलेबल है। तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे बाकी की बैचेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको लाइव क्लास प्लस आपको रिकॉर्डेड क्लास की, जब कभी भी आप लोग लाइव क्लास नहीं ले पाए तो रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे। साथ में आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा जो भी लैंग्वेज होंगे, और अगर आपका कोई भी एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हुआ तो आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड होगा, ठीक है। और जिसका जैसा होगा तो उसके अकॉर्डिंगली उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे। वो आप कौन सा कोर्स करते हैं उस पर डिपेंड होता है। बाकी की इन्फॉर्मेशन आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू ले सकते हैं, वरना टेलीग्राम, ये व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको ज्वाइन कर लो, नहीं तो हिस्ट्री एडू पॉइंट आप लोग सर्च करके मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल भी है हिस्ट्री एडू पॉइंट, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो और बैच में जुड़ सकते हैं, बाकी की अपडेट वहाँ ले सकते हो। और आगे जितनी वीडियोस मेरे चैनल पे आएंगी उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती रहेंगी, ठीक है। तो ये बात हो गई कि जितने भी स्टूडेंट, तो जिसने अभी तक इनरोलमेंट नहीं करा है जल्दी से इनरोलमेंट करा लो। इग्नू की क्लासेस के लिए इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है, जुलाई 2023 नया बैच स्टार्ट हो रहा है दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए। तो जल्दी से बैच को ज्वाइन कर लो, और जितनी जल्दी हो सके 5 जुलाई से आपका बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके फेजेस, जो इग्नू के एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर भी फेजेस, आपके सामंतवादों के कितने चरण में हम इसको पढ़ते हैं, कितने फेजेस होते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। अब इसकी बात करते हैं। देखो, अगर आपसे फेजेस पूछा जाए आपके सामंतवाद के चरण कितने होते हैं, तो याद रखना आपके दो, कितने, 2 फेजेस होते हैं आपके फ्यूडलिज्म के। पहला फेज आपको नज़र आ रहा है 9 to 11 सेंचुरी, यानी 9 शताब्दी से आपकी 11 शताब्दी तक, और दूसरा होता है आपका 11 शताब्दी से 14 शताब्दी तक। यानी कि आपके फ्यूडलिज्म का जो टाइम पीरियड है वो 9 to 14 सेंचुरी माना जाता है। कितना है, 9 to 14, और इसी को हम 2 पार्ट के अंदर पढ़ते हैं, ये आपको लिखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका जो पहला फेज़ है जो आपका पहला फेज़ है 9 to 11, पहली चीज़ आपका जो ये
सामंतवाद का जो चरण है, फेजेस है जो फ्यूडलिज्म को, इसको 2 पार्ट में जिसने डिवाइड करा है उनका नाम था आपका मार्क ब्लॉक। ठीक है, मार्क ब्लॉक इनका नाम है। इनके अकॉर्डिंगली सामंतवाद का जो टॉपिक है हम 2 चरण के अंदर पढ़ते हैं, पहला ये, दूसरा ये जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये नाम याद होना चाहिए, 1 वर्ड में भी काम आएगा और इग्नू के स्टूडेंट्स हो, बीए चाहे एमए कर रहे हो तो ये वर्ड आपको ज़रूर लिखना है, क्योंकि जितने आप लोग हिस्टोरियंस के नाम लिखेंगे उतना अच्छा स्कोर आपको मिलेगा। फिर अगर हम बात करते हैं, जब आप 9 to 11 सेंचुरी की बात पढ़ोगे, ठीक है, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें आपको 3 टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना होता है। पहला होता है आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यानी कि कृषि उत्पादन, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यानी कृषि उत्पादन का संगठन, तीसरा है आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी कि निर्वाह कृषि। वहीं जब आप ये पहला फेज जब पढ़ लेंगे तो दूसरे फेज पढ़ेंगे, दूसरे फेज के अंदर आपको 5 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। पहला होता है ग्रोथ इन पॉपुलेशन, आपकी जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा है एक्सटेंशन ऑफ कल्टीवेशन यानी खेती का विस्तार हुआ, तीसरा है कि आपके चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यानी कि कृषि उत्पादन के संगठन में जो भी बदलाव परिवर्तन आया है, फिर है आपका ग्रोथ इन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का विकास, और आपके सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी सामाजिक संतुष्टि। ये सारे पॉइंट्स आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। देखो 9 to 11 सेंचुरी का टाइम पीरियड है, ये आपका पहला टाइम पीरियड है। ठीक है, तो ये पहला टाइम पीरियड है, तो पहले के समय पर आपको पता है इतना अच्छा सब कुछ नहीं था। इस समय की लैंड भी अच्छी नहीं होती थी। इस समय की लैंड को जब ये लोग खेती प्लो यानी हल के थ्रू करते थे, तो यहाँ पर प्लो भी अगर हम उस समय बात करें बहुत ही भारी होता था, महंगा भी होता था। ठीक है, तो इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि आपके हर एक घर के लोग खेती करने के लिए प्लो को खरीदें। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, इस समय क्या है, ट्रेड होता था। ठीक है, ट्रेड व्यापार होता था बट लिमिटेड, ज़्यादा नहीं होता था। ठीक है, दूसरा, इस समय की जो लैंड है अच्छी नहीं होती थी। इस समय के लैंड को जो जोतते थे ना, कम से कम 3 से 4 बार, 3 to 4 टाइम, जब तक आप अपनी ज़मीन को खोदोगे नहीं, जोतोगे नहीं अगर बोला जाए तो, तब तक आपकी अच्छी खेती नहीं होगी। ये आपको इस समय देखने को मिलता है। तीसरा, इस समय जो प्लो है यानी प्लो है हल, क्योंकि खेती आप इसी से करोगे, तो प्लो जो होता था वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली, महंगा होता था और भारी हैवी होता था। तो यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, संगठन। आपके पूरे गांव के लोग मिल करके एक ही प्लो, एक ही हल खरीदते थे और सब लोग यूज़ करते थे। और हल यानी प्लो जो आपका है इतना भारी होता है, इतना हैवी होता था कि इसमें 3 से 4 लोग और साथ में आपके 2 ऑक्सन, ये इतने लोग मिलेंगे तब जाके आपका ये एक प्लो हिल पाता था और आप अपने ज़मीन को जोत पाते थे। ये प्रोसेस था। तो आप लोग सोचो कितने ज़्यादा स्ट्रगल। इस समय की जो लैंड है उतनी अच्छी खासी फर्टाइल उपजाऊ नहीं थी, इस समय इतनी खेती नहीं हो पाती थी। तो जब आप लोग इतना उगा ही नहीं पा रहे, उतना प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, तो अभी आप लोग सिर्फ इतना ही कर पा रहे हो कि आप अपने फैमिली के लिए थोड़ा बहुत नेबर से एक्सचेंज कर लोगे, इतना ही हो पा रहा, तो ट्रेड कहाँ से होगा। तो ये सारा कुछ आपको इस 9 to 11 सेंचुरी में देखने को मिलता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या है कि इस समय आपके पास में हॉस्पिटल्स नहीं थे। देखो, ठीक है, इस समय ये लोग कंपास का यूज़ कर लेते थे। ठीक है, आपको भी पता है कोई भी डायरेक्शन हो, कहीं भी जाना हो, हर एक चीज़ ना बहुत दूर दूर होती थी। तो समुद्र में ये लोग कंपास इनके पास होता था डायरेक्शन पता करने के लिए, ये बात आप जानते हो। दूसरी बात, हॉस्पिटल। अब आप एक चीज़ देखो, खेती में काम कर रहे हो, ठीक है, और फसलें उगा रहे हो, तो यहाँ पर बीमारियाँ भी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब बीमारियाँ होंगी या इंसेक्ट ने काट लिया या आप गंदे पानी में रहते हैं, कुछ भी हो गया, तो हर एक चीज़ के लिए आपको यहाँ फेस ऑफ करनी पड़ेगी प्रॉब्लम। और हॉस्पिटल जाना हुआ, कुछ मर गए, मर जाते थे लोग। यहाँ पर क्या है, इसकी वजह से आपको सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या है, डेथ रेट ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों, जब तक आप हॉस्पिटल जाओगे, क्योंकि आपको फिर इस नदी को पार करके फिर दूसरी जगह तक पहुँचोगे, तब तक सामने वाले की डेथ हो जाती थी। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको इसमें फेस ऑफ करनी पड़ती थी। यानी 9 to 11 सेंचुरी का जो चरण है, फेज़ है, उतना अच्छा खासा नहीं था, सिचुएशन बहुत ख़राब थी। ज़मीन भी अच्छी नहीं है, 3 से 4 बार जब तक आप उसको जोतोगे नहीं तब तक आपका काम बनेगा नहीं। ठीक है,
हर एक चीज़ दूर दूर है, सिचुएशन बहुत ख़राब है। इस समय ये लोग आपके पेस्टिसाइड्स जो केमिकल जो अपनी खेतों में यूज़ करते हैं ना, कीड़े ना लगने की वजह से, वो सब भी कुछ भी नहीं था। तो ये सारा कुछ इसमें मिला। लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड आगे बढ़ा, तब क्या होता है, 11 to 14 सेंचुरी का आपका एक अच्छा समय आता है। पॉपुलेशन में वृद्धि हुई, आपका पॉपुलेशन बढ़ा। तो देखो, पॉपुलेशन बढ़ेगा, ज़्यादा लोग काम करने के लिए आपके पास होंगे। जो पहले कम लोग काम कर रहे थे तो दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन वहीं पे बहुत सारे लोग आ जाए तो काम आपका ईजिली हो पाता है। तो अब क्या हुआ, बहुत सारे लोग काम करने लगे, आपकी खेती में वृद्धि हुई, उसका विस्तार हुआ। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है, सब पढ़ते हुए आ रहे हो, हमारी शुरुआत जो हुई थी वो स्टोन एज से हुई थी, पाषाण काल से हुई थी। करते करते हम आयरन एज यानी लोह युग पे पहुंचे। और खेती के लिए सबसे अच्छा टूल, सबसे अच्छा उपकरण आपका लोहा है। तो अब आपके लोहा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जो फ्लो हमें देखने को मिला, जो अब हल आया, वो था आपके लोहे का। और लोहे से अच्छा औजार आपका कोई हो ही नहीं सकता। तो जो आप यहाँ से 3 से 4 बार जोत रहे थे ज़मीनों को, अब सिर्फ एक बार ही कर रहे थे। अब क्या हुआ, खेती यानी फसल आपकी अच्छी खासी हुई, विस्तार हुआ। तो यहाँ पर चेंजेस क्या आया ऑर्गेनाइजेशन में। पहले जो पूरा गांव मिलकर के सिर्फ एक ही प्लो खरीद पा रहा था, अब हर एक फैमिली मेंबर्स के पास खुद का प्लो होता था, खुद का हल होता था। सोचो, इतने पैसे वाले अब सभी हो चुके हैं। इस समय ट्रेड आपका बहुत तेजी से बढ़ा, व्यापार करने लगे। अब आप लोग अपने इंडिया में तो कर रहे हो, आउट ऑफ इंडिया भी सबने अब व्यापार करना शुरू करा। आपकी इकोनॉमी में आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ी, पैसे आए, आप लोग बाटर सिस्टम भी कर रहे हो। सोशल स्टैरिफिकेशन क्या है, अब हेल्थ में सुधार आया, हॉस्पिटल्स बने, स्कूल्स बने। तो यहाँ पर हर एक चीज़ में यहाँ पर सुधार आपको देखने को मिलेगा। ट्रेड सिस्टम, तो जब आपको ये पता है कि अब खेती अच्छा खासा हो रहा है, तो इस समय के लोगों को अब टैक्सेस, कर भी देना पड़ा। अब लैंड ग्रांट, भूमि दान में दी जाने लगी। ये सब कुछ आप यहाँ पर आप देखोगे, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात होने लगा। अब सोसाइटी में इनइक्वालिटी भी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ अच्छे खासा किसी का प्रोडक्शन हो गया तो वो अमीर हो गया, कोई कोई गरीब ही रह गया। क्योंकि किसान भी दो तरीके के होते हैं ना, जरूरी थोड़े हर एक के पास बराबर होगा। तो ये सारे बदलाव आपको इस 9 to 14 सेंचुरी में पूरे सामंतवाद के समय पर देखने को मिलता है। ओवरऑल इसमें कंडीशन बेकार थी और बाद में आपकी कंडीशन अच्छी हो गई। ये सारा कुछ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। मैंने आप लोगों को इसको अच्छे खासे तरीके से समझा दिया है। ये टॉपिक्स आपको याद रखने हैं, इग्नू के स्टूडेंट के लिए स्पेशली बता रही हूँ। इसको आपको डिटेल में सॉल्व करना है, कि इसमें क्या करना है, वो सारा कुछ मैंने आपको इस टॉपिक में समझा दिया है। ठीक है, डिक्लाइन मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले देखो इस ओवरऑल आपको क्या समझ आया। फ्यूडल सिस्टम यूरोप में टुक रूट एंड सर्वाइव फॉर ऑलमोस्ट 500 ईयर्स। तो अच्छा खासा 500 सालों तक आपके सामंतवादों ने यहाँ पर रूल करा है, अच्छी खासी पावरफुल ये बना रहा। अपने प्रारंभिक चरण में ये बहुत अच्छी तरह से संरचित नहीं था, ज़्यादातर प्रभु और जागीरदारों के बीच बंधन तक ये सीमित था। तो यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर आपने क्या देखा, उतना अच्छा नहीं था। इनका बॉन्ड सिर्फ लॉर्ड और वेसल्स के बीच में ही था, यानी आपके जो सामंतवाद थे और जो आपकी मिलिट्री आर्मी थी, रिश्ता इन्हीं दोनों का सबसे ज़्यादा था। बाकी तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर देखने को नहीं मिला। और पूरे 2 फेजेस, दोनों चरण हमने पढ़े। इसका मेन जो आपका वेल्थ था वो आपकी थी ज़मीन यानी कि लैंड। उनकी इनकम इसी से तो आती थी। ये सारा कुछ आपको यहाँ पर समझ में आया। इसी से आपके पूरा पॉपुलेशन में यानी आपकी जनसंख्या में बदलाव भी देखने को मिला, जिसके वजह से आपके इकोनॉमिक व सोशल स्ट्रक्चर में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये सब कुछ आपने इसके अंदर देखा आपके इस फ्यूडलिज्म सिस्टम में। ठीक है, पेड बैचेस के लिए मैंने अच्छे खासे तरीके से बता दिया। ये वो नंबर है, इनरोलमेंट करा सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आप सभी कहते हैं कि मैम वीडियो पसंद आए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आते हैं, कुछ सिर्फ आते हैं देख कर चले जाते हैं। लेकिन सपोर्ट करो, और इसी तरीके से चैनल पे वीडियोस चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आगे तक लेकर के जाइए। और अभी तक का पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ आया तो जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दो अपने हर एक सोशल मीडिया ऐप पर। और हर एक स्टूडेंट्स के लिए चैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को दोनों ही लैंग्वेज में अच्छे खासे तरीके से समझाऊँ, क्योंकि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट होते हैं।
तो मैंने ये नोट्स भी इसी तरीके से तैयार किए और आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो और मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि आपके सामंतवाद का पतन कैसे हुआ। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट देखो, एमरजेंस ऑफ टाउन। अभी मैंने आपको बताया एमरजेंस ऑफ टाउन का क्या मतलब है कि आपके अब शहर आ गए। ठीक है, यानी कि आपके नगरों का हिंदी में बता दे रही हूँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उद्भव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपके जितने भी अब शहर हो गए। ठीक है, शहर का विस्तार हुआ, पहले सिर्फ गांव था ना, तो मैंने आपको बताया किसान जो है वो शहर चले गए, अब लेबर्स का काम करने लगे, अब बहुत सारे चीज़ें आपको देखने को मिली। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन, यानी कि अब टेक्नोलॉजी आ गई, लोगों ने अब मशीन पर काम करने लगे। तो जब आपके पास पहले सिर्फ खेती का ही काम था, अब आपको पास अदर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप वहाँ क्यों नहीं जाएंगे। तीसरा, मैंने आपको बताया पॉपुलेशन आपकी तेज़ी से बढ़ी, पहले कम थे, सारे के सारे सामंतवाद के अंडर में काम कर रहे थे, लेकिन अब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई है। अब हर कोई आपके सामंतवाद की बात तो नहीं सुनेगा ना, सब लोग उठ के चले जाएंगे। तीसरा, अब आप ट्रेड व्यापार करना भी शुरू कर चुके हो। ठीक है, फिर क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, आपका उत्पादन भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। अब गांव जो है वो भी बदल रहा है। अब मतलब ओवरऑल हमें क्या समझ आ रहा है कि अब आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। पॉपुलेशन भी आपने देखी कितनी तेज़ी से बढ़ी, ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा अच्छे से आप सभी काम कर पाएंगे हर एक चीज़ में। ठीक है, एमरजेंस टाउन में जब आपका एमरजेंस हुआ तो यहाँ पर आपके द्वाब थे। इसमें क्या है, ये मानते हैं कि आपके सामंतवाद का जो कोलैप्स हुआ इसी के वजह से हुआ, क्योंकि लोगों ने माइग्रेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह लोग, यानी कि गांव छोड़कर शहर चले गए। ठीक है, तो अब उनका जो आपके सामंतों का और किसानों का जो बॉन्ड था वो ख़त्म हो गया। क्यों? आपके किसान बहुत परेशान हो चुके थे ज़मींदारों से, उनको वो इतना ज़्यादा उनका शोषण, इतना ज़्यादा उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे कि उन्होंने उनको छोड़ दिया। दूसरा, मैंने आपको टेक्नोलॉजी इन्वेंशन बताया, तो टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ अच्छा खासा। अब आप मशीन से काम करोगे, आप हाथ से काम करोगे, दोनों में ना फ़र्क होता है। मशीन से आप ज़्यादा चीज़ें बना सकते हो, ज़्यादा उत्पादन हो सकता है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाती थी, तो ये भी आपका एक रीज़न माना जाता है। आपकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया आपका ट्रेड, इसके अंदर आपका एक नाम याद रखना है, आपका है पेरिनी। ठीक है, ये भी है, इन्होंने भी क्या बोला कि लोगों ने अब लंबे लंबे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करना स्टार्ट करा। ठीक है, हर एक के साथ, और धीरे धीरे आप देखोगे सिविलाइजेशन, आपकी सभ्यता भी फ्लोरिश होती गई। ठीक है, लोग इधर से उधर खरीद रहे, इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी हो रही है, ये सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसके लिए सिंचाई यानी इरिगेशन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। खेती के लिए इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है कि सबके लोग हमेशा, आप सिर्फ नेचर पे ही डिपेंड नहीं रह सकते। इसके लिए इन लोगों ने आर्टिफिशियली, यानी कि आपका जो रिवर हुआ, आपका जो पॉन्ड हुआ, वेल्स हुए, इन सब बनाया गया। ये सारी चीज़ें इस समय बनाई गई, ये आपको देखने को मिलेगी। सब बहुत सारे लोग हो गए, एक ज़मीन पे बहुत सारे लेबर काम करने लगे, अच्छा खासा उत्पादन हुआ। अब सब यहाँ पर सैलरी भी दे पाओगे, खाने को भी मिल पाएगा, ईजिली आपके सारे काम अब यहाँ हो पा रहे। ये सारा कुछ आपको यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर हम बात करें और क्या कारण है कि आपके सामंतवाद का डिक्लाइन हुआ होगा, है ना, डिक्लाइन होने का कारण क्या है? देखो, इसके अलावा अगर हम बात करें, इन पॉइंट्स के अलावा मैं आपको बता रही हूँ, इन पॉइंट्स के अलावा क्या है, आपकी जो पावर है, जो सेंट्रलाइज है, वो तो अब थी नहीं, ये भी तो एक कारण है। मोनार्की सिस्टम, देखो बाद में क्या हुआ, मोनार्की सिस्टम यानी राजतंत्र जो है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगे, उन्होंने अपनी अथॉरिटी वापस से कंसोलिडेट करना शुरू करा। ठीक है, आपका जो राजा है उसने वापस से अपनी पूरी टेरिटरीज पे कंट्रोल करना स्टार्ट करा, क्योंकि उसके वजह से क्या हुआ, फ्यूडल लॉर्ड की जो अथॉरिटी है वो वीक होने लगी, और फिर फ्यूडल लॉर्ड के हाथों से सब कुछ अब जाने लगा, क्योंकि अब सामंतवाद के हाथों में कुछ नहीं है भाई। दूसरा, मैंने आपको बताया आपकी मिलिट्री, क्योंकि मिलिट्री ही आपके फ्यूडल लॉर्ड के अंडर में काम कर रही थी, लेकिन अब आपके फ्यूडल लॉर्ड उसको फूड नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे, सैलरी नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, तो मिलिट्री भी उसके अंदर क्यों काम करेगी, जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो भी चली गई। ठीक, तीसरा, मैंने आपको बताया किसानों ने भी विद्रोह करना, रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, ये भी एक कारण माना जाता है।
ठीक है। ऑब्वियस है भाई, करेंगे इतने समय तक इनको परेशान रखोगे, इनके साथ इनजस्टिस करोगे तो क्या होगा, इनका एक्सप्लॉइट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है एक टाइम पर कोई भी विद्रोह करेगा ही करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक कारण माना जाता है ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ भी आपका, इसका भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। पेंडेमिक आपको यूरोप में देखने को मिला 14 सेंचुरी में, तो इसके वजह से भी बहुत लोग मारे गए थे। ये भी एक कारण है आपका फ्यूडलिज्म, सामंतवाद का डिक्लाइन, पतन होने का, जिसके वजह से आपके लेबर का शॉर्टेज यानी काम करने वाले लोगों की कमियाँ हो गई थी, ठीक है। सबकी कंडीशन उतनी अच्छी खासी नहीं रही, तो ये सारी चीज़ के वजह से भी आपका सामंतवाद आपका डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा रेनेसांस यानी पुनर्जागरण, ठीक है। नेक्स्ट आगे इन सब पे वीडियो मिलेगी। इनलाइटनमेंट आया, इन सब का रेनेसांस पुनर्जागरण आया यूरोप में, आप सभी को पता है। इसके यहाँ पे लोगों के आइडियाज़ प्रमोट करे गए, उनको बढ़ावा दिया गया, इक्वालिटी हुई, सबके राइट, सबके अधिकार बताए गए, ठीक है। फ्यूडल सोसाइटी हायरार्की स्ट्रक्चर था, ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ अच्छे खासे तरीके से। तो ओवरऑल आपको क्या हुआ कि यहाँ पर यूरोप के लोगों में नई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई, यहाँ पे सबको पावर मिली, अच्छा खासा आपका यहाँ पर हर एक चीज़, लीगल रिफॉर्म, यहाँ पे सुधार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो गया ओवरऑल, अब यहाँ पर सबको जस्टिस, इंसाफ मिलेगा, और आपके जो सामंतवादों के हाथों में पावर थी वो वापस से आपके राजाओं के हाथ में आती है, क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड के हालात तो हो गए खराब, ठीक है। देखो, मैंने आप सभी को फ्यूडलिज्म का टॉपिक ओवरऑल अच्छे खासे तरीके से, बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ा दिया है। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मैंने मेडिएवल यूरोप का कराया, एक सामंतवाद आपके इंडिया का भी पूछा जाता है, ठीक है। इग्नू में भी देखेंगे तो MHI 05 का ये टॉपिक है, तो ये इस पर भी मैं जल्दी वीडियो लेकर के आऊँगी। इसी तरीके से आप सभी को रहता है कि मैम रेनेसांस, इनलाइटनमेंट, ग्रीक, पर्शियन, रोमन एम्पायर, इन सभी पे वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। उसके लिए अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करो। और फ्यूडलिज्म का ये टॉपिक जो है आज की क्लास देखने के बाद आप सभी को क्लियर हुआ या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है इस टॉपिक से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट के थ्रू, नहीं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप अपने डाउट और क्वेरी को वहाँ पूछ सकते हैं, आपके सबके रिस्पॉन्स वहाँ पर मिलेगा। और आशा करती हूँ आज की वीडियो से, आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी, और आपका जो ये सामंतवाद का टॉपिक है, इसमें जो भी जितने भी डाउट होंगे वो आशा करती हूँ सबके क्लियर हो गए होंगे, और हर एक चीज़ आप सभी को क्लियर हो गई होगी। तो ओवरऑल सामंतवाद में हमें क्या समझ आया कि चीज़ें हो गई थी डिसेंट्रलाइज्ड, क्योंकि पावर आ गई थी आपके सामंतवाद। ये वो समय जब आपके लैंड ग्रांट, भूमि दान में देने को दिया गया। यहाँ पर सारी पावर फ्यूडल लॉर्ड के हाथ में थी, फ्यूडल लॉर्ड के पास मिलिट्री भी थी, किसान भी थे, सब कुछ इसी के हाथ में था, लैंड भी इसी के पास थी। ये सब कुछ आपने देखा। इसका उदय कैसे हुआ, इसकी मीनिंग मैंने आपको बता दी, इसका पतन कैसे हुआ, इसका नतीजा क्या निकला, कॉन्सिक्वेंसेस, सब कुछ मैंने आपको आज की क्लास में, इसके कितने चरण थे, फेजेस, सब कुछ मैंने इस एक ही वीडियो में क्लियर कर दिया है। और आशा करती हूँ कि मैंने आप सभी को ये टॉपिक अच्छे खासे तरीके से समझा के, अच्छे खासे तरीके से क्लियर कर दिया हो, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते रहेंगे अपने आगे इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स के साथ। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अगर आप सभी का रिस्पांस अच्छा रहा तो इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड जल्दी कर दी जाएगी। तो उसके लिए मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे साथ बने रहिएगा। पेड क्लासेस से रिगार्डिंग आप इस WhatsApp नंबर पे पूछ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हर एक चीज़, हर एक टॉपिक डिटेल में कराई जाती है और इसी तरीके से पढ़ाया जाता है। तो चलिए मिलते हैं, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक, कौन से टॉपिक पर चाहते हैं कि किस टॉपिक पे वीडियो है, उस पर आप मेरे चैनल पे वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को जितने ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे उतने ज़्यादा ही आपको मेरे चैनल पे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।